एक दिन एक फॉरेस्ट ऑफिसर, अमरनाथ और दीप तीनों फॉरेस्ट ऑफिस में बैठे थे। अमरनाथ और दीप, तुम दोनों इस इलाके के बेस्ट शिकारी हो। मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया है, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इस जंगल में भेड़िए बहुत बढ़ गए हैं और वो कोई आम भेड़िए नहीं लगते, थोड़े अजीब है। आप फिक्र मत करो सर जी, काम हो जाएगा। कल सुबह तक सारे भेड़िए खत्म हो जाएंगे। पर ये काम आप भी तो कर सकते हैं, हमारी क्या जरूरत है? अरे तुम समझ नहीं रहे हो, हम सरकारी आदमी हैं और इसीलिए हमें जंगल के किसी भी जानवर को मारने की इजाजत नहीं है। ठीक है, पर इसके पैसे? काम होते ही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अचानक दीप का ध्यान ऑफिसर के बाएं हाथ पर गया। वहां उसने देखा कि किसी जानवर ने ऑफिसर को पंजा मारा था। ये पंजा किसने मारा आपको? किस जंगली जानवर के साथ सामना हुआ था आपका? अरे नहीं नहीं, ये तो बस प्रैक्टिस करते वक्त लोहे के तार से टकराया था, तभी ये चोट आ गई थी मुझे। दीप को ऑफिसर के जवाब पर पूरा यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो निशान उसे किसी जंगली जानवर का ही लग रहा था। बात खत्म होते ही अमरनाथ और दीप वहां से चले गए। उसी रात अमरनाथ और दीप शिकार करने के लिए जंगल में निकल गए। वो दोनों ही गाड़ी से घने जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अमरनाथ गाड़ी चला रहा था और दीप उसके बगल में बैठा हुआ था। इतनी भी क्या जल्दी थी? क्या हम शिकार करने सुबह नहीं जा सकते थे? नहीं, सुबह शिकार करने में मजा नहीं आता। इसमें मजे की क्या बात है? रात को कितना खतरा होता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये जंगल और यहाँ के जानवर हमारे लिए नए हैं। कोई खतरा नहीं होता। रात में सब जंगली जानवर सो जाते हैं और तभी उनका शिकार करना आसान होता है। सुबह के वक्त वही जानवर अलर्ट होते हैं और तभी उनसे हमें ज्यादा खतरा हो सकता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई जंगली जानवर जाग रहा होगा तो क्या उसे भी हमेशा के लिए सुला देंगे? तू तो बिना बात के डरता रहता है। चुप, कुछ नहीं होगा। दीप बहुत ही डरा हुआ था। अमरनाथ ने जंगल के बीचों बीच गाड़ी को रोक दिया और दोनों गाड़ी से नीचे उतरे। जंगल बहुत घना था, इसलिए चांद की रोशनी भी उन तक ज्यादा नहीं आ रही थी। अमरनाथ ने गाड़ी से 2 बंदूकें निकाली और एक दीप के हाथों में थमा दी और कहा, ये ले बंदूक, फुल्ली लोडेड है। अगर कोई भेड़िया तुझे दिखे तो सीधा शूट कर देना। सुबह तक काम खत्म करना है। और हाँ, अब तू डरना बंद कर, मैं हूं तेरे साथ। चल अब। अमरनाथ और दीप जंगल में आगे बढ़ने लगे। उतने में उन्हें एक भेड़िए के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दीप वो आवाज सुनकर थोड़ा डर गया, पर अमरनाथ वो आवाज सुनकर बहुत खुश हुआ। लगता है हम पहुंच गए। चल, भेड़ियों का शिकार करते हैं। अमरनाथ भागता हुआ आगे बढ़ने लगा। दीप भी उसके पीछे भागने लगा, पर अमरनाथ तेजी से भागकर आगे निकल गया। अमरनाथ, अरे मेरे लिए रुको जरा। अमरनाथ! दीप अचानक से रुक गया। उसे अमरनाथ कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने वहीं रुककर आवाज लगाना शुरू किया। अमरनाथ! अमरनाथ! कहाँ है तू? अमरनाथ! बहुत दूर से अमरनाथ की आवाज आई। अरे मैं यहां हूं, जल्दी से आगे आ जा। दीप डरते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए चल रहा था कि तभी अचानक उसके सामने एक भेड़िया आ गया
उस भेड़िए को देखकर दीप से डर के मारे बंदूक भी नहीं उठाई गई, क्योंकि वो कोई मामूली भेड़िया नहीं था। वो भेड़िया आम भेड़ियों की तुलना में काफी बड़ा था, और सबसे भयानक बात ये थी कि उसे 2 सिर थे। वो बेहद खूंखार लग रहा था। डर के मारे दीप के हाथ से बंदूक छूट गई। अरे, इसके तो 2 सिर है। ऐसा भेड़िया मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। देखोगे भी नहीं, क्योंकि हम इस जंगल में ही रहते हैं। भेड़िए के मुंह से आवाज सुनकर दीप और भी ज्यादा डर गया। तुम बोल भी सकते हो? हाँ, और हम सिर्फ इंसान खाते हैं। भेड़िए की ये बात सुनकर दीप वहां से भागने लगा। भेड़िया भी उसके पीछे भागा। यहाँ अमरनाथ बंदूक हाथ में लिए ध्यान से चल रहा था कि तभी अचानक उसे दीप के चिल्लाने की आवाज आई। अमरनाथ पीछे मुड़ा। दीप, क्या हुआ तुझे? कहां पर है तू? वो दीप की आवाज के दिशा में भागने लगा। अचानक उसे बहुत सारे भेड़ियों की रोने की आवाज आने लगी। वो थोड़ा डर गया, पर फिर भी भागता रहा। रास्ते में उसे दीप की पड़ी हुई बंदूक नजर आई। पता नहीं कहां चला गया ये। दीप, दीप! अमरनाथ ने फिर भागना शुरू किया, पर भागते भागते उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। उसने पीछे देखा तो डर के मारे सुन्न हो गया। नीचे बहुत सारा खून पड़ा हुआ था और बगल में खून में लिपटे हुए दीप के कपड़े। तभी उसे पीछे से झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे दिखा कि 4 लाल आंखें उसे घूर रही थी। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और उन आंखों की तरफ तान के खड़ा रहा। अच्छा, तो तुम 2 भेड़िए हो, आ जाओ। वो 4 लाल आंखें जैसे ही झाड़ियों से बाहर आई, अमरनाथ डर से कांपने लगा। उस 2 सिर वाले बड़े भेड़िए को देखकर अमरनाथ के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकली। उस भेड़िए के दोनों मुंह से खून टपक रहा था। वो अमरनाथ की तरफ बढ़ने लगा। अमरनाथ ने हिम्मत करके उस पर एक गोली चलाई, पर वो गोली एक मामूली पत्थर की तरह उस भेड़िए के पेट से टकराई और नीचे गिर गई। उसने दूसरी गोली मारी, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे इन खिलौनों से हमें कुछ नहीं होगा। भेड़िए की वो भयानक आवाज सुनकर अमरनाथ बुरी तरह से डर गया और उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। वो उस भेड़िए से अपनी जान की भीख मांगने लगा। मुझे जाने दो, मैं आगे से इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। इस जंगल में कोई शिकार करने नहीं आ सकता, पर तुम यहाँ तक आ गए। मुझे बताओ, हमें मारने के लिए तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? वो उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने। उस ऑफिसर को कल ही मार देना चाहिए था, पर वो बच के निकल गया। मुझे लगा हमारे डर से वो जंगल की तरफ फिर से नहीं आएगा, पर मैं गलत था। कोई बात नहीं, तुम्हारे बाद उसको भी खत्म कर देंगे। मतलब उस ऑफिसर को तुम्हारे बारे में पता था, फिर भी उसने हमें यहाँ मरने के लिए भेजा? कल मैंने उसके हाथ पर एक वार किया था, पर वो भाग गया। आज उसके घर में घुसकर उसे मारूंगा। भेड़िया अमरनाथ की तरफ बढ़ा और उसने जोर से उसकी छाती पर पंजे से 2 वार किए। अमरनाथ के कान और मुंह से खून बहने लगा। भेड़िए ने आगे बढ़कर उसके पेट को अपने दांतों से फाड़ दिया और अमरनाथ की वहीं मौत हो गई। उस भेड़िए के मुंह से
बहुत सारा खून टपक रहा था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और बहुत सारी लाल आंखें दिखने लगी। तुम सब इसे खाओ, तब तक मैं उस ऑफिसर को देखता हूँ। आज के बाद कोई भी हमारे जंगल की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। इतना कह के वो भेड़िया वहां से भाग निकला और बहुत सारे उसके जैसे दिखने वाले भेड़िए झाड़ियों से आकर अमरनाथ की लाश को खाने लगे। ऑफिसर अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी उसे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई और वो जाग गया। दरवाजा खुलते ही उसे दीवार पर उस भेड़िए की परछाई दिखने लगी और वो काफी डर गया। भेड़िया गुस्से में ऑफिसर की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। ऑफिसर ने तुरंत टेबल पर पड़ी हुई बंदूक उठाई और भेड़िए पर गोली चलाने लगा। भूल गए क्या ऑफिसर, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भेड़िए ने एकदम से ऑफिसर पर छलांग लगाई और एक ही वार में उसे मार दिया। ऑफिसर को मारने के बाद भेड़िया जोर से चिल्लाया। उस हादसे के बाद उस जंगल की तरफ कोई भी इंसान जाने से डरने लगा। पर भूख लगने पर वो भेड़िए इंसानों की बस्ती में आकर लोगों को खाने जाते थे। विनोद और पूजा की शादी को 1 महीना हो गया था और अब वो लोग एक नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। आखिरकार हम पहुंच गए, पर मिस्टर राज सुबह से फोन नहीं उठा रहे। जाने कहाँ गुम है? हाँ, पता नहीं कहाँ है। चलो हम अंदर चलते हैं, हो सकता है अंदर ही हो। हाँ चलो। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं, पर घर के अंदर भी कोई नहीं होता है। वो लोग हैरान होते हैं कि उनको घर बेचने वाला इंसान एकदम से गायब हो गया। अजीब इंसान था, हमें घर बेचकर गायब हो गया। आखिरी बार मिलकर तो जाना चाहिए था। चलो कोई ना, जाने दो, हमें क्या। वो लोग घर में अपना सामान सेट करते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। जब पूजा साफ सफाई कर रही होती है तो उसे हॉल में खून की कुछ सूखी हुई छींटें दिखाई देती हैं। वो उनको साफ करने की कोशिश करती है, पर वो साफ नहीं होती। अरे क्या है ये, साफ ही नहीं हो रहा है। अरे बहुत हो गई सफाई, अब चलो आराम करो। पूजा उसको ऐसे ही छोड़ देती है और वो दोनों जाकर लेट जाते हैं। वो दोनों इतना थक चुके थे कि लेटते ही उनकी आंखें लग जाती है। वो लोग सो ही रहे होते हैं कि तभी अचानक पूजा की आंख खुलती है। उसकी आंख तो खुल जाती है, पर वो अपना शरीर हिला नहीं पाती। वो बोलना चाहती है, पर देखती है कि उसके कमरे की खिड़की से एक अजीब सा साया अंदर आ रहा है। पूजा को बेतहाशा डर लगने लगता है। वो चीखने और उठने के लिए लगभग अपना पूरा दम लगा देती है, पर कुछ भी काम नहीं आता। उधर वो साया लगभग अंदर पहुंच ही चुका था। पूजा को लगा कि अब वो मरने वाली है, पर तभी उसने आखिरी बार चीखने की कोशिश की और इस बार उसकी चीख निकली, जिससे विनोद भी उठ गया। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? वो साया। क्या? कैसा साया? हमारे कमरे में एक साया घुस आया था जो मुझे मारने वाला था। ओहो, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। वो देखो, खिड़की तो बंद है।
पूजा देखती है तो सचमुच खिड़की बंद होती है। उसे लगता है कि शायद वो सचमुच ही कोई सपना देख रही होगी। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलो बाहर ताजी हवा में टहल कर आते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। वो दोनों घर से बाहर जाते हैं और टहलने लगते हैं। तभी उनको सामने वाले घर से कुछ अजीब सी आवाज आती है और वो उस घर में चले जाते हैं। वो घर पूरा खाली पड़ा था और वहाँ के सारे सामान पर सफेद चादरें पड़ी हुई थी। तभी एक हवा का झोंका आता है और एक कुर्सी पर से चादर हट जाती है, जिससे वो दोनों झिझक जाते हैं। वो एक बहुत पुराने जमाने की एंटीक कुर्सी थी। ओह शिट, मैं तो डर ही गई थी। बट वाओ, ये कुर्सी तो बहुत प्यारी है। काश ऐसी कुर्सी हमारे पास होती। हाँ, पर ये हमारी नहीं है, इसीलिए उसे मत देखो और चलो यहाँ से। यहाँ कोई नहीं है। विनोद को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो, इसीलिए वो घबरा गया था और पूजा को लेकर वो वहाँ से वापस आ गया। रात गुजरती है और अगली सुबह उनके दरवाजे की बेल बजती है। वो दोनों जाकर देखते हैं तो सामने वही कुर्सी रखी होती है और कुर्सी के ऊपर एक चिट्ठी रखी होती है। मैंने कल रात देखा कि आपको ये कुर्सी बहुत पसंद आई थी, इसीलिए ये मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक दिन के लिए अपने घर आया था और फिर से वापस जा रहा हूँ। आज से ये कुर्सी आपकी है। कैसा आदमी है ये? जब कल हम इसके घर गए तो ये सामने नहीं आया और आज ये कुर्सी गिफ्ट कर दी। पर पूजा इस बात का कोई जवाब नहीं देती और कुर्सी को घूरती रहती है, मानो वो उस कुर्सी से सम्मोहित हो चुकी हो। वो लोग उस कुर्सी को घर में रखते हैं और फिर उनके साथ जो होता है वो एक बुरे सपने से कम नहीं था। पूजा धीरे धीरे उस कुर्सी से सम्मोहित होती जाती है और पूरा पूरा दिन उस कुर्सी पर गुजारने लगती है। विनोद उसे इस बात के लिए मना करता है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देती। वो उसको जबरदस्ती उठाने की कोशिश करता है तो वो उससे लड़ने लगती है। एक समय ऐसा आ गया कि वो रात भर उसी कुर्सी पर बैठी रहती। विनोद को अब चिंता होने लगी थी क्योंकि ये बिहेवियर नॉर्मल नहीं था। ये पूजा को हो क्या गया है? दिन रात उसी कुर्सी पर बैठी रहती है और मैं मना करूं तो ऐसे लड़ने लगती है जैसे वो कुर्सी कोई इंसान हो जिसे मैं उससे दूर कर रहा हूं। एक दिन जब पूजा बाथरूम जाती है तो विनोद उस कुर्सी को छिपा देता है। पूजा बाथरूम से वापस आती है तो कुर्सी को गायब देखकर पागलों की तरह उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। विनोद उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो विनोद को भी मारने लगती है। विनोद हैरान होता है कि पूजा उस पर हाथ कैसे उठा सकती है। तभी वो कुर्सी हवा में उड़ती हुई आती है और पूजा के सामने आकर रुक जाती है। ओह शिट! ये कुर्सी उड़ कैसे रही है? पूजा, तुम्हें हो क्या गया है? कुछ तो जवाब दो। कौन हो तुम? तुम्हारी पत्नी का नया पति। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। पूजा, तुम उसकी गोद में क्यों बैठी हो? इधर आओ। वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगी। वो अब इस शापित कुर्सी के वश में है। विनोद को रोना आने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो बाहर निकलता है और सामने वाले घर की तरफ जाने लगता है जहाँ से वो कुर्सी आई थी। तभी उसका पड़ोसी रमन उसे रोक लेता है। विनोद घबराते हुए उसे पूरी बात बताता है तो रमन उससे कहता है, यहाँ बहुत पहले एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो औरतों पर गंदी नजर रखता था, इसीलिए एक बार कुछ औरतों ने मिलकर उसे मार डाला। वो अपनी शाही कुर्सी पर ही मरा था, इसीलिए वो कुर्सी शापित हो गई। अब वो कुर्सी अगर किसी आदमी को मिले तो वो उसे मार डालता है और अगर औरत को मिले तो उसे अपना गुलाम बना लेता है।
हे भगवान, इसका मतलब उसने मेरी बीवी को अपना गुलाम बना लिया है। अब मैं अपनी बीवी को कैसे बचाऊं? इसका जवाब तो उस घर में ही मिलेगा। तो फिर चलो, देर किस बात की है? वो दोनों फौरन उस घर के अंदर जाते हैं। वो लोग इधर उधर देखना शुरू करते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी विनोद की नजर उस जगह पर जाती है जहाँ पहले वो कुर्सी रखी हुई थी। उस जगह पर का टायल गायब था। विनोद उस जगह की मिट्टी हटाने लगता है तो उसे वहाँ एक डायरी मिलती है। डायरी में उन औरतों ने लिखा था कि अगर ये आदमी किसी भी रूप में वापस आए तो इस कुर्सी को जला दिया जाए। वो लोग ऐसा ही करने विनोद के घर में जाते हैं, पर पूजा उस आदमी की गुलाम हो चुकी थी। इसीलिए वो उन लोगों को रोकने के लिए अपनी कनपट्टी पर बंदूक रख लेती है और कहती है, यहाँ से चले जाओ वरना मैं खुद को गोली मार लूंगी। उसके सम्मोहन से बाहर आओ पूजा। तुम्हारी पत्नी अब जा चुकी है, तुम कुर्सी को खत्म करने पर ध्यान दो। विनोद माचिस हाथ में लेकर कुर्सी की तरफ भागता है तो पूजा पहले उस पर गोली चलाती है और फिर खुद को मार लेती है। ये देखकर विनोद पूरी तरह टूट जाता है, पर वो रुकता नहीं और जाकर उस कुर्सी में आग लगाने की कोशिश करता है। तब वो डरावना सा आदमी विनोद को पकड़कर उस कुर्सी पर बिठा देता है और उसका दिल निकालने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लगता है। विनोद जैसे उस कुर्सी से चिपक सा गया था, वो उठ नहीं पा रहा था। वो आदमी उसका दिल निकालने ही वाला था, पर अपने अंतिम समय में विनोद पूजा की लाश की तरफ देखता है और कुर्सी में आग लगा देता है। वो कुर्सी के साथ खुद भी जलकर राख हो जाता है और इस तरह से वो शापित कुर्सी इस दुनिया से खत्म हो जाती है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक शादी के दौरान पूरी की पूरी बारात ही एक साथ गायब हो जाए तो? यकीन करेंगे आप, आज की हमारी ये कहानी कुछ इसी पर आधारित है। आइए देखते हैं। 27 दिसंबर 2019 की ये तारीख, जब पार्थ की शादी होनी तय हुई थी। सारी तैयारियां जोरों से चल रही थी। शादी की रात शहनाइयों और बाजे के साथ बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची। मंडप किसी महाराजा की शादी जैसा सजा था। सब बहुत खुश थे। फेरों के लिए पार्थ तैयार था और उस वक्त उसकी दुल्हन मोहिनी भी हल्के कदमों के साथ थोड़े शर्मीले अंदाज में मंडप पहुंचती है। हाय, आज तो कुछ ज्यादा ही कमाल लग रही हो। क्या बात है? मोहिनी कुछ जवाब नहीं देती, बस हल्का मुस्कुराती है और मंडप में दाखिल होती है। इसके बाद शादी की विधि शुरू कराई जाती है। फेरे होते हैं और सारी रस्मों के साथ पार्थ और उसकी दुल्हन मोहिनी की शादी संपन्न होती है। तभी अचानक से पूरे वेडिंग हॉल की लाइट्स एक साथ चली जाती है और हर तरफ कोहरा अंधेरा छा जाता है। सारे बाराती हल्ला मचाने लगते हैं और इसी बीच पार्थ मोहिनी से कहता है, मोहिनी, तुम ठीक हो? ना जाने ये लाइट्स कैसे चली गई। लेकिन मोहिनी की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। खैर, वो इस बात को अवॉइड करते हुए तुरंत बाहर खड़े इलेक्ट्रिशियन को कॉल करता है। अरे सुरेश, यार ये लाइट्स कैसे चली गई अचानक? ऐसी लापरवाही तुम लोग कैसे कर सकते हो? अरे क्या साहब, आप भी कैसा मजाक करते हो? मैं तो वेडिंग हॉल के एग्जिट पर ही खड़ा हूँ। मुझे तो साफ दिख रहा है कि लाइट्स तो है। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अचानक लाइट्स वापस आ जाती है और फोन भी कट जाता है। पूरा वेडिंग हॉल वापस से जगमगा उठा। लेकिन जब सुरेश गौर से अपनी नजर घुमाता है, तब वो एकदम भौचक्का रह जाता है। पूरा वेडिंग हॉल खाली था। सारे बाराती गायब थे। अरे, सब के सब कहां गायब हो गए?
तभी पार्थ को उसके पीछे पायल खनकने की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है दुल्हन बनी मोहिनी घूंघट किए उसके करीब आ रही थी। मोहिनी, ना जाने ये सारे लोग कहां चले गए। चलो पहले चलकर इनको देखते हैं। पार्थ ने इतना कहा, लेकिन मोहिनी ने इस पर जरा भी रिएक्ट नहीं किया और शांत खड़ी रही। पार्थ उसके करीब जाता है और उसे हिलाने लगता है, लेकिन तब भी मोहिनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अगले पल वो चुपचाप एक ओर जाने लगी। मोहिनी, ये क्या बिहेवियर है? कहां जा रही हो तुम? मोहिनी इस बार भी कोई जवाब नहीं देती और धीरे धीरे एक तरफ जाने लगती है। पार्थ भी उसके पीछे जाता है और कुछ देर बाद मोहिनी अपने कमरे में जाती है और वो इशारे से पार्थ को अंदर बुलाती है। पार्थ कुछ समय तक यूं ही खड़ा रहता है, लेकिन फिर वो अंदर चला जाता है, जो शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लेकिन आखिरी भूल थी। वो अंदर कमरे में दाखिल होता है और तभी उसे कमरे में एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगती है। तभी पार्थ को मोहिनी का वॉइस मैसेज आता है। सॉरी पार्थ, बारिश में फंसी हूँ, थोड़ा संभाल लेना। ये सुनते ही पार्थ के होश उड़ जाते हैं। उसे अभी भी सामने मोहिनी दुल्हन के रूप में उल्टी तरफ मुंह किए खड़ी दिख रही थी, जिसने तो अभी फोन लिया भी नहीं। फिर ये सब कैसे हो सकता है? पार्थ एक बार कमरे के बाहर जाकर माहौल का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उसके मन में ये विचार आया ही था कि कमरे का दरवाजा एकदम तेजी से बंद हो जाता है और साथ ही सामने खड़ी मोहिनी भी इस तरफ घूमती है। जैसे ही मोहिनी घूमी, उसके सिर से घूंघट उतर गया और उसकी आंखें एकदम काली हो गई। वो बिल्कुल एक चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसके दांत जबान से बाहर निकल आए थे और सिर के बाल बड़े होने लगे। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? तुम मेरी मोहिनी के लिबास में मेरे साथ ये छल क्यों कर रही हो? बहुत शौक है ना तुझे हर लड़की को बीवी बनाने का? मुझे भी शादी के झूठे वादे देकर घर से भगा ले आया और ऐन मौके पर मुझे धोखा देकर भाग गया। तुम स्नेहा हो? लेकिन तुमने तो खुदकुशी। हाँ, मैंने खुदकुशी कर ली, क्योंकि जो सपना मेरा जीते जी पूरा नहीं हुआ अब मरने के बाद होगा। अब तुझे मरना होगा। इसके बाद एक फांसी का फंदा अचानक से पार्थ के गले में फंसता है और पार्थ सीधा ऊपर टंगे झालर से फांसी खाता है और तड़पते तड़पते उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। आखिर में उसकी मंगेतर मोहिनी भी उस कमरे में पहुंचती है, लेकिन उसे भी पार्थ के लटके शव से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। चुड़ैल बनी दुल्हन, और उसने एक छल से अपना पुराना हिसाब लिया।